हेलो लर्नर्स, मैं नंदिता एमएड एंट्रेंस की पिटारा सीरीज पार्ट 10 में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। ठीक है, इसके पहले काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ और उसको आप ज़रूर देखिए। साथ में कुछ और एडिशनल जो चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में है, जो ऑलरेडी आपने बीएड में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उन इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट को भी मैं डिस्क्रिप्शन के में डाल दे रही हूँ, जो बीएड के नाम से बने हुए हैं। ठीक है, सारे ही जो वीडियोस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे वो एमसीक्यू मोड में मिलेंगे। अगर आप उनको देखते हैं तो आपका जो भी आप एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीयूईटी पीजी की कर रहे हैं, चाहे किसी और एग्जाम्स की कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे ही वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऑल्दो वो पुराने वीडियो हैं, बट ऐसा कहीं नहीं है कि सिलेबस में कोई चेंज है, बीएड के सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो सारे ही वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मैं वीडियोस अभी बना रही हूँ या अभी आगे भी वीडियोस जो आने वाली है, उसमें मैं अभी स्पेशली फिलॉसफी कवर करूँगी। और टाइम अगर बचता है तो कुछ जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं अलग अलग, जो भी जैसे महात्मा काशी विद्यापीठ के है या फिर और भी कुछ जो एमसीक्यूज में एक्स्ट्रा बना सकती हूँ, वो मैं आपको प्रेजेंट करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फिलहाल के लिए आपको ये करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि एमएड एंट्रेंस एक सरकारी संस्थान से करें जहाँ की फ़ीस बहुत ही रीज़नेबल होती है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अगर आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अदरवाइज प्राइवेट की अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट में कितनी ज़्यादा हैफ्टी फीस लगती है। ठीक है, मेरा बीएड और एमएड दोनों ही एक सरकारी संस्थान से हुआ है और उसको करने के लिए मैंने एंट्रेंस के लिए जो भी तैयारियां की, जो भी मेहनत की, वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे रिफ्लेक्ट होती होंगी। क्योंकि जब मैंने एमएड शुरू नहीं किया था, उसके पहले ही ये चैनल शुरू किया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी और इस चैनल को शुरू किया, फिर कंटेंट बनाया, फिर पढ़ाया, तो एमएड एंट्रेंस में डेफिनेटली वो चीज़ें मुझे हेल्प की। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करें तो ये आपको भी ज़रूर हेल्प करेंगी। ठीक है, बट इम्प्लीमेंटर आप ही हैं, आपको ही ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बिना कुछ देर के वीडियो शुरू करते हैं। एज यूजुअल कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। इसमें आपको मैं जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं, सॉरी टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, टॉपिक्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं। साथ में मैंने 10 एमसीक्यूज बनाए हैं। एमसीक्यूज तो मैं 20-30 बना सकती हूँ, लेकिन टू सेव योर टाइम मैंने वो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूँगी स्क्रीन पे और आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं नेचुरलिज्म से रिलेटेड, प्रकृतिवाद से रिलेटेड। तो हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आप देखिए पॉइंट नंबर 1 जो लिखा है, नेचर इज द होल रियलिटी। ठीक है, नेचुरलिज्म एक वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। ठीक है, जिसमें इसका अगर हिंदी वर्जन आप देखें प्रकृतिवाद, तो इसके जो हिंदी वर्जन है उसमें प्रकृति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो जब भी आप कहीं किसी भी एमसीक्यू में रिलेटेड टू वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहीं भी प्रकृति शब्द को देखें, नेचर शब्द को देखें, तो आपको समझना चाहिए कि ये नेचुरलिज्म से रिलेटेड है। नेचुरलिज्म जो एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो ये कहती है कि जो नेचर है वही होल रियलिटी है। ठीक है, प्रकृति, पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के वो नेचुरल टीचर होते हैं। ठीक है, और ये फिलॉसफी कहती है कि भाई स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत एक्सप्लिसिट मतलब जो एक ये सेंटेंस है, बेसिकली ये कहती है नेचुरलिज्म फिलॉसफी कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो प्रकृति से ही सब कुछ सीखता है। ठीक है, और अगर टीचर की बात की जाए तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके नेचुरल टीचर होते हैं। जो बच्चा घर में रह के जो इनफॉर्मल लर्निंग को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है कि इनफॉर्मल लर्निंग के थ्रू ही बच्चा सब कुछ सीखता है, स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर कहीं भी स्कूल की अगर बात आती है, अगर मान लो स्कूलिंग करनी ही है बच्चे की, तो वो बच्चा कब से स्कूल जाएगा? एक जो थोड़ी बहुत स्कूलिंग की ज़रूरत होती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम,
तो वो, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, तो वो बच्चा स्कूल एडोलेसेंस स्टेज में जाएगा, ठीक है, जो भी उसका इन्फेंसी का पीरियड है, जो भी चाइल्डहुड का पीरियड है, वो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, वो ऐसे घर पे ही एकदम प्रकृति के जो इन्वायरमेंट में वो चीजें सीखेगा, ठीक है। नेचुरलिज्म के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं वो हैं आपके रूसो, ठीक है, जे रूसो, जीन जैकब रूसो, फुल फॉर्म, फुल नेम है इनका, इनके नाम। इन्होंने जो मतलब एक टर्म यूज करते हैं सेल्फ एजुकेशन। कई बार क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे फिलोसोफर हैं जिन्होंने सेल्फ एजुकेशन पे बल दिया कि बच्चा खुद से ही सीखेगा। इन्होंने एक और बात कही, एजुकेशन ऑफ सेंस ऑर्गन एंड बॉडी, ठीक है। ये कहते हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो सबसे पहले उसका जो सेंस ऑर्गन है उसके बारे में उसको एजुकेशन देनी चाहिए। तो पेरेंट्स रहते हैं वो उसको प्रोवाइड करते हैं। बॉडी के बारे में वो जब अपने सेंस ऑर्गन को, अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करता है, तो वो खुद समझता है कि आपके जो भी सेंस ऑर्गन है वो कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने स्पेशली इसको मेंशन किया, सेंस ऑर्गन और बॉडी को। अगर ये टर्म आपको कहीं आता है तो आप इसमें नेचुरलिज्म या रूसो मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 5 देखिए, इनका जो कॉन्सेप्ट है निगेटिव एजुकेशन का, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है। निगेटिव एजुकेशन मतलब नकारात्मक शिक्षा, ठीक है। नकारात्मक शिक्षा मतलब एकदम, ये इन्होंने एक टर्म दिया, इसका मतलब भी वही है कि बच्चों को, ऐसे बच्चों को, चिल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ पे, उनको स्कूल की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो नेचर के थ्रू ही चीजों को सीखते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 6 देखिए, ये भी कहते हैं कि भाई हेरिडिटी एनवायरनमेंट जो होता है उसका ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने अपनी नेट की पढ़ाई के दौरान मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, उसमें मैंने ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे कि भाई एक कोई फिलॉसफी है तो आप एकदम से सारी फिलॉसफी को रट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेडियस टास्क है। फिलॉसफी, चाहे वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी हो, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी हो, कई सारी चीजें अलग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफी में कॉमन है, कई सारी चीजें अलग अलग हैं। तो अगर आपको उसको समझना है या उसको याद रखना है कुछ पॉइंट्स को, तो आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स, कुछ टर्म्स उस फिलॉसफी से रिलेटेड आपको आने चाहिए, तभी आप उसको याद रख पाएंगे। अदरवाइज किसी को अगर रटना आता हो तो फिर तो आप रट सकते हैं, बट अगर समझने की बात हो तो आपको रिलेट करके चीजों से समझना पड़ेगा, कीवर्ड से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बात है। तो चलिए हम फटाफट से जो 10 MCQs को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली एमएड एंट्रेंस लेवल की ही बात हो रही है, तो इसलिए जो MCQs भी उसको उसी लेवल तक बनाया गया है, ठीक है। बाकी तो आप एमएड में जब एडमिशन लेंगे उसके बाद जो एक फिर प्रोसेस शुरू होता है कि आप एमएड की तैयारी करते हैं, फिर नेट की तैयारी करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं बाद में उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट से MCQs, और उसके बाद अभी और भी वीडियोस आनी बाकी है, आप लोग एग्जाम्स भी पास में हैं, तो मैं एटलीस्ट फिलॉसफी और गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये 2 चीजें मुझे कवर करना, भी कंटेंट पे भी काम कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। स्क्रीन पे देखिए, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म, ठीक है। फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के संस्थापक की बात किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रूसो, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लेटो की बात करते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए कि भाई प्लेटो कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी के फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया है, और प्लेटो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, वो काफी बार पूछी जाती है, उस बुक का नाम है द रिपब्लिक, ठीक है। आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा में प्रकृतिवाद को सबसे अच्छे तरीके से कैसे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो कई बार जब हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। और ऑप्शन वाइज चलते हैं। एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल वैल्यूज, इसमें ये तो आइडियलिज्म हो गया, ये तो गलत है, ठीक है। स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात आइडियलिज्म में की जाती है, ठीक। फोकस ऑन नेचर एंड नेचुरल लॉ, अगेन यहाँ पे प्रकृति और प्राकृतिक नियमों की बात की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, अकॉर्डिंग टू रूसो विच स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि रूसो कहते हैं कि भाई अगर स्कूल की थोड़ी बहुत पढ़ाई अगर शुरू भी करनी है तो वो एडोलेसेंस स्टेज से बच्चों को थोड़ी फॉर्मल एजुकेशन देनी चाहिए। अदरवाइज अगर चाइल्ड की बात की जाए, चिल्ड्रन की बात की जाए, तो वहां पे बच्चा सेल्फ एजुकेशन करता है। पहले वो अपने सेंस ऑर्गन के बारे में वो खुद से समझता है। ठीक है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में वो एक्सप्लोर करता है चीजों को और वो सीखता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेज इंपॉर्टेंट क्या है आपका? चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच एजुकेशनल मेथड इज मोस्ट सपोर्टेड बाई नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। ठीक है, प्रकृतिवाद कौन से एजुकेशनल मेथड को सपोर्ट करता है? ठीक है, लेक्चर मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, रोट मेमोराइजेशन, टेक्स्ट बुक लर्निंग। ठीक है, अब भाई रोट मेमोराइजेशन है तो ये तो बिल्कुल कोई भी स्कूल ऑफ फिलोसफी रोट मेमोराइजेशन को सपोर्ट नहीं करती, या अगर कहीं करती भी है तो बहुत लिस्ट, मतलब जहां कहीं ईयर वगैरह याद करना है तो वहां पे बहुत लीस्ट मेथड पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमेशा आपको मैंने बताया ना, लीस्ट, मोस्ट, नॉट, इन सारे चीजों को आप अपने जब आप स्टडी करते हैं तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझा करिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग बाय डूइंग। भाई एक्सप्लोरेशन की जहां बात हो रही है कि बच्चा नेचर से ही सीखेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या आएगा? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ठीक है, अब जिन लोगों ने पुराना वीडियो देखा उन्होंने बोला कि मैम लर्निंग बाय डूइंग की बात तो आपने बोली थी कि जॉन डीवी की है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई कॉन्सेप्ट शुरू किया तो उसको बाकी लोग नहीं फॉलो करेंगे, या बाकी कई, मैंने बताया ना, कई सारी फिलोसफीज में बहुत सारी चीजें कॉमन है। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें अलग अलग है। तो जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग का, वो तो स्टार्ट जॉन डीवी ने किया। ठीक है, लेकिन बहुत सारी फिलोसफी है जो लर्निंग बाय डूइंग में बिलीव करती है, जैसे आपकी ये नेचुरलिज्म फिलोसफी है, प्रकृतिवाद, ये भी लर्निंग बाय डूइंग में बिलीव करती है। सॉरी। तो जैसे कि नेचुरलिज्म है वो लर्निंग बाय डूइंग में बिलीव करती है। आपकी एक फिलोसफी है प्रैग्मेटिज्म, जो अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो भी फिलोसफी लर्निंग बाय डूइंग में बिलीव करती है, एक्सपीरियंस पे बिलीव करती है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। जब भी कभी ये पूछे कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया, तो जॉन डीवी आप वहां पे मेंशन करेंगे। जॉन डीवी एक प्रैग्मेटिस्ट है। बट अगर कभी ये पूछे कि भाई नेचुरलिज्म में कौन से एजुकेशनल मेथड का यूज किया जाता है, तो वहां पे आप भी यही लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे देखिए, नेचुरलिज्म एम्फेसाइजेस एजुकेशन थ्रू विच मीडियम। ठीक है, प्रकृतिवाद शिक्षा को कौन से माध्यम के द्वारा बढ़ावा देता है? ठीक है, यहाँ पे हमेशा नेचर की कहीं बात हो रही है, एनवायरमेंट की बात हो रही है, तो आप वही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फेमस बुक बाय रूसो रिफ्लेक्ट्स नेचुरलिस्ट आइडियाज इन एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रूसो की 2 इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 किताबें हैं जो रूसो ने लिखी है। ठीक है, इस ऑप्शन में ABCD में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, एमिल या एमिली भी लोग बोलते हैं, एमिल, एमिली, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों ही किताबें रूसो के द्वारा लिखी गई हैं। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई कौन कौन सी किताबें रूसो ने लिखी है, तब तो आप दोनों को आंसर करेंगे। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक ही कोई किताब होगी। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी ऐसी किताब है जो नेचुरलिस्ट आइडियाज इन एजुकेशन की बात करती है, स्पेसिफिक नेचुरलिस्ट आइडियाज इन एजुकेशन की बात करती है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो एमिल है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली इसकी बात की है। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए द रिपब्लिक बुक किसने लिखी है और डेमोक्रेसी इन एजुकेशन बुक किसकी है। ये दोनों ही बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और अब तो मुझे याद हो गया, अदरवाइज जब इनिशियल जब पढ़ना होता था तो भूल जाती थी। तो बट पढ़ाते, वीडियो बनाते समय काफी बार इंटरैक्शन होता है। तो ये भी देखिए, अब लर्निंग बाय डूइंग का ही नतीजा है कि पहले मुझे किताबों से डर लगता था किताबें याद करने में। तो कुछ किताबें तो ऐसी जो मुझे टिप पे याद है, याद कैसे है, याद नहीं किया है, उसको बार बार यूज किया है।
ठीक है, बार बार मैंने उसको यूज़ किया है वीडियो में या कहीं फ्रेंड से बात हो रही है तो डिस्कस करते समय, तो इसलिए वो चीज़ें मुझे याद होगी। देखिए लर्निंग बाय डूइंग कितना अच्छा काम करता है, ठीक है। तो एक बात है, आप ये दोनों का कमेंट में लिख के बताइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज नेचुरलिज्म कंसीडर एज द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी ये कई बार पूछा जाता है कि भाई जैसे आइडियलिज्म में अल्टीमेट रियलिटी क्या है, नेचुरलिज्म में क्या है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नेचर आ जाएगा, ठीक है। और अभी आप मुझे ये बताइए, अगर जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है, आप मुझे ये बताइए कि आइडियलिज्म में नेचुरल रियलिटी क्या है। कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है आइडियलिज्म का, तो आप कमेंट्स नीचे पिटारा सीरीज का पार्ट 9 जरूर देखिए, ठीक है। इतना ज्यादा शोर हो रहा है कि चलिए, शोर हो रहा है तो उसको अवॉइड करिए, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ठीक है। मुझे अपनी फिक्र तो नहीं होती है, मुझे आप लोग की फिक्र होती है कि आप लोग में भी समटाइम मेडिटेशन होती होगी कि शोर आ रहा है बैकग्राउंड में, तो इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। ठीक है, कौन सा नेचुरलिज्म का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा गया है, ठीक। फ्री डिसिप्लिन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, डिपेंडेंस ऑन बुक, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो नहीं वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। फ्री डिसिप्लिन होता है, बिल्कुल होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कुछ अगर एजुकेशन होती है तो वो आपकी बच्चों पे ही फोकस करके, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, बिल्कुल बच्चा अपना सेंस ऑर्गन के थ्रू एक्सपीरियंस करता है। डिपेंडेंस ऑन बुक, इन्होंने तो बात की कि निगेटिव एजुकेशन है, बुक्स पे डिपेंडेंसी नहीं रख ली है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन डज नेचुरलिज्म प्रमोट। ठीक है, अगर अनुशासन की बात करें तो नेचुरलिज्म किस तरह के डिसिप्लिन को प्रमोट करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ऐसी एक फिलॉसफी है जिसमें हम बच्चे को पूरी फ्रीडम दे रहे हैं, उसका सेंस ऑर्गन डेवलप हो, उससे वो नेचर में चीजें सीखे। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह के डिसिप्लिन की बात हो रही है, फ्री डिसिप्लिन, ठीक है, स्वतंत्र अनुशासन, या कई बार बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन भी कई बार टर्म यूज किया जाता है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म व्हाट रोल डज अ टीचर प्ले। ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटेटर की भूमिका एक टीचर नेचुरलिज्म में प्ले करता है। ठीक है, मोस्टली फिलॉसफीज में, मतलब जो ज्यादातर फिलॉसफी में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, टीचर जो एक गाइड का रोल करता है, फैसिलिटेटर का रोल करता है। ठीक है, तो ये हमने आज नेचुरलिज्म को डिस्कस किया, प्रकृतिवाद को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया। ठीक है, और उसके बाद हम जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम प्रैग्मेटिज्म को डिस्कस करेंगे, प्रयोजनवाद, और उसमें भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज, तो ये आप डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन में, चाहे मिड एंट्रेंस हो या आगे चल के आप नेट की तैयारी करेंगे, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसका सिलेबस। ठीक है, आपको अगर सिलेबस ही नहीं पता है तो आप मेरे चैनल या किसी और के चैनल पे कोई भी एक वीडियो आप सोचेंगे कि हम कोई मैराथन चला दे, कोई 100 क्वेश्चन हम कर ले तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये लिटरली पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीएड के पूरे सिलेबस, उसके अलावा कुछ फिलॉसफी के क्वेश्चन, थोड़े बहुत गाइडेंस काउंसलिंग मैंने देखा सिलेबस में ऐड किया है, उसके अलावा मैंने जो बाकी चीजें देखी ज़्यादातर आपके बीएड में ही है। तो इतने बड़े सिलेबस को सिर्फ कुछ वीडियोज में लिमिट करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम घोल के आपको पिला देंगे, या हमें भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो कोई हमें ऐसा बना बनाया कंटेंट दे दे जिसको हम पिए पढ़ें और हम एग्जाम में अच्छा नंबर लाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में अपना अनुभव शेयर किया ना, मैंने 5 बार नेट दिया है और 5 ही बार मैं नेट क्वालिफाई हूँ, बट
कई बार एग्जाम्स में हर बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैंने इजी गलत किए हैं। तो वो गलत कैसे होते हैं, कई बार उस समय माइंड नहीं काम करता, कई बार क्या होता है हड़बड़ी में आप गलती करते हैं, कई बार वहां पे आप कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले पाते, उसमें माइंडसेट अलग से काम करता है। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। वैसे क्वेश्चंस गलत क्यों होते हैं, जैसे स्क्रीन पे मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम थोड़े और टफ क्वेश्चंस बनाइए। अगर मैं बहुत ज्यादा इनिशियली टफ क्वेश्चंस बना दूंगी तो बच्चे डर जाएंगे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ टफ क्वेश्चंस बना करके मतलब बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाए। और मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ बच्चों को, काफी बच्चे जिनका कमेंट आया डेफिनेटली उनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे तो पेपर इजी लग रहा होगा। बट मेरा जो एज एजुकेटर मेरा काम है कि जो एक बच्चा जो एवरेज IQ का है उसको मैं टारगेट करके कंटेंट बनाती हूँ, समझाने का प्रयास करती हूँ, जिससे कि हर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो मेरे वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सिलेबस इसमें मैं ही अगर बोल रही हूँ कि मैंने बीएड का कंटेंट बनाया है तो आप उसको देखिए, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने बनाया है तो आप देखिए, क्योंकि सिर्फ मेरे कहने से तो आप देखेंगे नहीं, बट मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप जाइए, जैसे सेमेस्टर 1 की चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है उसको उठा लीजिए, आप उस एक प्लेलिस्ट को देखिए, उसके बाद आपको वो कैसा लगता है कंटेंट, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर सारी प्लेलिस्ट देखिए, आपको वो समझ में आता है तो फिर सारी प्लेलिस्ट देखिए, अदरवाइज फिर आप अपनी जो पुराने नोट्स हैं पुरानी किताबें उनको उठा के सेल्फ स्टडी करिए। तो ये एक मेथड होता है, पढ़ाई करने का तरीका होता है, आपको फाइंड आउट करना होता है कि क्या सही है क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जेन्युइन कमेंट जरूर पोस्ट करिएगा, कमेंट से मुझे वीडियो को भी हेल्प मिलती है, मुझे भी हेल्प मिलती है। और साथ में तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, ठीक है, हर स्टेज पर तैयारी करनी पड़ती है, यू नेवर नो कि आज मैं पढ़ा रही हूँ कल को क्या पता नेट में काम आ जाए, कल को क्या पता एमएड के एग्जाम में काम आ जाए। ठीक है, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।